नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पीटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज है हमारा सेशन नंबर 26। हम आज लेने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स पार्ट 5। अपने इस इंडियन पॉलिटी के सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हर चीज़ें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेके गवर्नेंस तक, सब चीज़ों को हम बारीकी से एग्जाम के हिसाब से पूरा डिस्कस करेंगे। तो आज है हमारा मौलिक अधिकार भाग 5। ये कवर करेगा आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशंस। तो अपना काम आज का शुरू करते हैं। सबसे पहले 5 बिंदुओं में हमारा आज का सेशन रहेगा, जैसे हमने पहले भी तय किया था। पहला वर्ड्स ऑफ द डे, दूसरा फंडामेंटल राइट्स जो आज हम डिस्कस करेंगे, तीसरा न्यूज क्लिप, चौथा चार्ट ऑफ द डे और पांचवा क्वेश्चन ऑफ द डे। राइट, कैसा लग रहा है आपको ये फॉर्मेट, मुझे जरूर बताइएगा। तो आज का काम सबसे पहले वर्ड्स ऑफ द डे, बेहतरीन वर्ड बोले गए हैं। आई विल गेट माई एजुकेशन इफ इट इज इन होम, स्कूल और एनी प्लेस, सेड बाय मलाला यूसुफजई। तो बेसिकली अ नोबेल पीस लॉरेट। तो आपके लिए आज का पहला सवाल है कि जिस वर्ष इनको नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर पीस, उसी वर्ष एक भारतीय को भी चुना गया था। क्या आप उस भारतीय का नाम बता सकते हैं जिनको इनके साथ ही नोबेल पीस प्राइज मिला था? तो मलाला यूसुफजई, जिनका कहना कि मुझे अगर मेरी एजुकेशन लेनी है तो मैं उसे घर से, स्कूल से या किसी भी जगह से ले सकती हूँ। बेसिकली फैक्ट क्या होता है, मैं आपको एक बहुत ही अंडररेटेड स्टेटमेंट आज बताना चाहूँगा अपनी तरफ से, कि जो स्कूल एजुकेशन है उसने स्टूडेंट्स के माइंड को प्लस पेरेंट्स के माइंड को भी बिल्कुल ग्रैब कर लिया है, ये कन्विंस करने में कि दे हैव द मोनोपोली ऑन द एजुकेशन। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एजुकेशन इज नॉट अ मोनोपोली ऑफ स्कूल सिस्टम। वो एजुकेशन जो है हम कहीं से भी ले सकते हैं, शिक्षा ज्ञान कहीं से भी लिया जा सकता है। राइट। तो अब आज का हमारा फंडामेंटल राइट्स आज हम कवर अप करेंगे आर्टिकल 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो 23 टू 28 हम आज कवर अप करने जा रहे हैं। 22 तक हमने पीछे भाग 4 में कवर अप कर चुके हैं। फंडामेंटल राइट्स के 4 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें मैंने सब कुछ कवर अप करवा दिया है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम ऑल्सो। तो आप उसको देखिएगा, अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है देखिए, दोस्तों को भी दिखाइए, बताइए। बहुत अच्छी सीरीज है, बेहतरीन है। दोस्तों क्या है, सीधी सी बात है, मेरा मोटिवेशन जो है वो आप लोगों से है। इतनी मेहनत लगती है, टीम पूरी मेहनत करती है, डिजाइनिंग होती है, इसकी स्ट्रीमिंग होती है, तो इन सब चीज़ों में बहुत टाइम जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हम लोग करते हैं। तो आप हमारे इस एफर्ट्स को, मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप इसे सराहेंगे। तो इसके लिए लाइक तो बनता ही है, शेयर भी बनता ही है। राइट। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 23 पे। आर्टिकल 23 का जो क्लॉज 1 है वो क्या कहता है? आर्टिकल 23 का जो क्लॉज 1 है वो कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर एंड इन केस ऑफ एनी कंट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन स्टेट कैन प्रिस्क्राइब पनिशमेंट इन अकॉर्डेंस विद लॉ अंडर इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 एंड बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976 विच प्रिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 23(1). बेसिकली क्या होता है कि ट्रैफिकिंग होती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, उनसे भीख मंगवाया जाता है, ड्रग पैडलर के तौर पर उनसे काम करवाया जाता है। इस पे बॉलीवुड ने बहुत सारी मूवीज भी बनाई हुई हैं। उसके बाद फोर्स लेबर किया जाता है। तो ये सब चीजें जो चल रही होती हैं, तो इसमें कानून क्या है जो अगर ये वॉयलेट किया जाएगा तो कौन से एक्ट के तहत आपको सजा मिलेगी? तो 2 एक्ट हैं वो आप याद रखिएगा। एक तो है इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956 और दूसरा है बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976। राइट। आर्टिकल 23 का क्लॉज 2 कहता है कि स्टेट कैन कंपेल एन इंडिविजुअल फॉर कंपलसरी सर्विस with or without payment if it is in public interest, and in imposing such service the state shall not make any discrimination on the grounds of religion, race, caste or class। तो जब भी स्टेट आपको बोलेगी कि भाई सर्विस देने आ जाइए विद और विदाउट पेमेंट, आपको आना पड़ेगा, देश की बात माननी पड़ेगी। राइट। ऐसा जैसे मिलिट्री सर्विस, जैसे नॉर्थ कोरिया में कुछ मिलिट्री सर्विसेज होती हैं जिसमें कंफर्म अपना कुछ समय वहां देना होता है। तो ये बिल्कुल वैसा नहीं है, लेकिन अगर कुछ सिचुएशन ऐसी अराइज हुई तो स्टेट ने अगर आपको बुलाया है तो आपको जाना पड़ेगा। राइट। जैसे कि वर्ल्ड वॉर जब 2 हुआ था तो जापान में जो लोग थे उनको जापान की आर्मी घर जा जा के लोगों को बोल रही थी आप आगे आइए, आप आगे आइए। तो वर्ल्ड वॉर 2 पे एक बहुत बेहतरीन मूवी बनी हुई है, आप उसे जरूर देखिएगा, और उस मूवी का नाम है लेटर्स फ्रॉम इवोजिमा। लेटर्स फ्रॉम इवोजिमा बहुत अच्छी मूवी है। मुझे मालूम है आपके पास टाइम नहीं है अभी मूवी देखने का, लेकिन अगर जिनके पास टाइम है वो अभी देख लें और जिनके पास नहीं है वो बाद में देख सकते हैं। तो इस मूवी को जरूर देखिएगा, लेटर्स फ्रॉम इवोजिमा।
बेसिकली एक ये आइलैंड था जापान का। तो इस मूवी में ही दिखाया गया कि किस तरीके से जो ऑफिशियल्स हैं वो लोगों को घर घर जा जाके, इनफैक्ट वहां की औरतें अपने घर के लोगों को बोल रही थी कि आप जाओ, आप स्टेट के लिए जाओ, देश के लिए जाओ, राइट। तो ये उस वक्त के हालात थे जापान में, राइट। तो ऐसा ही कुछ क्लॉज यहाँ पे भी है। उसके बाद आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज इन एनी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली यहाँ जो हैजार्डस है इसको लेके काफी मतलब काम किया गया है, गवर्नमेंट ने काफी जितने भी हैजार्डस प्लेसेस थे उनको कम किया है। तो इनह्यूमन कंडीशंस में कभी भी नहीं रहना चाहिए, बेसिकली ये कहना है इस आर्टिकल का। अ चाइल्ड इज परमिटेड टू वर्क, चाइल्ड काम कर सकता है, किस बेसिस पे? अगर वो अपनी फैमिली की हेल्प कर रहा है, उनकी एंटरप्राइजेस चलाने में उनकी मदद कर रहा है, या फिर वो चाइल्ड आर्टिस्ट है और स्कूल आवर्स के बाद या छुट्टियों में वो काम कर सकता है। तो जितने भी हम लोग सीरियल्स वगैरह में जो बच्चे देखते हैं वो सब के सब या तो स्कूल के बाद होते हैं या वेकेशंस में वो काम कर रहे होते हैं, राइट। तो ये आर्टिकल 23 और 24, पहला बात आर्टिकल 23 रिलेटेड टू प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, और आर्टिकल 24 जो बात करता है प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। यहाँ पे आप एज जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि सिमिलर कुछ ऐसा आर्टिकल 45 भी है जिसमें जो एज है वो 0 to 6 ईयर्स हो जाती है, राइट। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 25 पे। आर्टिकल 25 पार्ट 3 में अभी तक हम चल रहे हैं। आर्टिकल 25 बात करता है 25 से 28, ये गारंटी देता है फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इट इज अ रिलीजियस फ्रीडम इन द बैकग्राउंड ऑफ देयर सेक्युलर स्टेट। तो बेसिकली जो इंडिया को बोला जाता है कि इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, तो वो इसकी स्टैब्लिशमेंट इन्हीं आर्टिकल्स के थ्रू से मिलती है। तो आर्टिकल 25 का जो क्लॉज 1 है वो कह रहा है कि ऑल पर्संस एंजॉय द फंडामेंटल ऑफ कंसाइंस एंड हैव द राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजियस बिलीफ, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी इसका एक इंटरप्रिटेशन दे दूं जहां पे आपको सवाल में फंसाया जा सकता है। बेसिकली जो ये पहला लाइन बोला गया है कि ऑल पर्संस एंजॉय द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, तो ये जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है ये एक तरीके से इंटरनल एलिमेंट्स है, राइट। ये एक्सटर्नल एलिमेंट्स नहीं है, ये इंटरनल एलिमेंट्स है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, अंतरात्मा। और जो दूसरी बात की गई है कि प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट, ये जो 3 वर्ड्स हैं इट रिप्रेजेंट एक्सटर्नल एलिमेंट्स। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम के हिसाब से आपको यहां पे फंसाया जा सकता है। बट दिस राइट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। तो सवाल यही है कि क्या ये एब्सोल्यूट है? आंसर इज नो, ये एब्सोल्यूट नहीं है, जुडिशियल स्क्रूटनी के अंदर आता है। उसके बाद आर्टिकल 25 का जो क्लॉज 2 है वो कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। जैसे मैंने आपको कहा था कि एब्सोल्यूट नहीं है, ये बात उन्होंने आर्टिकल 25 के 2 भाग में कह दी। आर्टिकल 25 क्लॉज 2 क्लॉज ए regulating or restricting any economic, financial and political or other secular activity which may be associated with the religious spaces। तो स्टेट को ये हक है कि वो किसी भी तरीके का रेगुलेशन, रिस्ट्रिक्शंस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल स्पेसेस, राइट। उसके बाद है आर्टिकल 25 क्लॉज 2 क्लॉज बी। ये कहता है प्रोवाइडिंग ऑफ सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म फॉर थ्रोइंग ऑफ हिंदू टेम्पल्स एक्सेट्रा टू ऑल क्लासेस ऑफ हिंदूज। बेसिकली यहां मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि ये जो आर्टिकल 25 का क्लॉज 2 का क्लॉज बी है ये इसका क्रिटिसिज्म भी है। कई लोग जो क्रिटिक्स हैं इसके क्रिटिसिज्म भी करते हैं। क्यों करते हैं क्रिटिसिज्म इसलिए करते हैं क्योंकि इन्होंने जो ऑल क्लासेस ऑफ हिंदूज है ना, तो इसमें इन्होंने जैन भी इंक्लूड कर दिए, हिंदू तो है ही, प्लस में इन्होंने सिक्स भी इंक्लूड कर दिए और प्लस में बुद्धिस्ट भी इंक्लूड कर दिए। ये आप जरूर याद रखिएगा कि यहाँ जो ऑल क्लासेस ऑफ जो हिंदूज बोला गया है इसमें 3 और लोग आते हैं, जैन्स, सिक्स एंड बुद्धिस्ट। तो ये इसका क्रिटिसिज्म भी है कि ये गलत है, सबको अलग अलग करना चाहिए, हमें हिंदू के सेक्शन में क्यों डाला हुआ है। तो कई क्रिटिक्स करने वाले कहते हैं, लेकिन बेसिकली ये क्लॉज जो है वो सोशल वेलफेयर के और रिफॉर्म्स की बात करता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू प्रोपोगेट रिलीजन डज नॉट इंक्लूड एनी राइट टू फॉर्सिबल कन्वर्जन्स एज दीज मे डिस्टर्ब द पब्लिक ऑर्डर। तो अपने धर्म को प्रोपोगेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप फोर्सफुली कन्वर्जन करना स्टार्ट कर दो, राइट। तो ये कहीं ना कहीं तक गलत है और ये हमारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर को, पब्लिक ऑर्डर को, उसके मेंटेनेंस को डिस्टर्ब करता है, राइट। इसके बाद आर्टिकल 26 पे चलते हैं। आर्टिकल 26 जो है इट कॉन्फर्स अ फंडामेंटल राइट टू ऑल रिलीजियस डेमोन्स्ट्रेशंस एंड सेक्शन देयरऑफ टू एस्टैब्लिश एंड अपहोल्ड इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल
रीजन। बेसिकली दान धर्म की बातें हैं इसमें लिखी हुई कि इसमें आपको पूरा का पूरा अधिकार मिला हुआ है अपने ही चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, स्टेब्लिश करने के लिए, चैरिटेबल रीजन के बेसिस पे। उसके बाद टू एडमिनिस्टर देयर ऑन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, टू होल्ड, ऑब्टेन एंड मैनेज प्रॉपर्टी। अपना एडमिनिस्ट्रेशन आप ही देखोगे। लेकिन यहां पे अगेन फिर ध्यान वाली बात, मैं जहां जहां आपको मैं बता रहा हूं उसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपको वहीं फंसाएगा। तो इसमें एक और चीज है कि अगर आपको राइट तो है कि आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन कर लो, रिलीजियस मैटर्स में आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप कर लो, लेकिन वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एज पर लॉ होना चाहिए, राइट। तो सरकार आपसे आपका राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन नहीं छीन रही है, सरकार आपको बता रही है कि आप जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो वो लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और ऐसा किस केस में कहा गया? ऐसा रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1954 का केस था। तो इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी इज अबाउट रिलीजियस प्रैक्टिस एंड बिलीफ। ये बात तो 100% सही है, ये स्टेटमेंट सीधा का सीधा पूछा जा सकता है, इसमें नो डाउट कि संवैधानिक वैधताएं जो हैं वो ऊपर है, काफी ऊपर है रिलीजियस प्रैक्टिस एंड बिलीफ से। दूसरी बात, आर्टिकल 26 जो है वो आर्टिकल 25 से ही निकल के आता है। आर्टिकल 25 हमने अभी देखा कि पीछे क्या था, तो आर्टिकल 26 वहीं से फ्लो करता है। और इट गारंटीज राइट्स ऑफ रिलीजियस सेक्ट्स और डिनोमिनेशंस। तो ये उनके जो रिलीजियस जो धर्म के जो पंथ, डिफरेंट डिफरेंट पंथ के लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट धर्म के लोग हैं, उनको एक गारंटी देता है कि आपका जो अधिकार है इन मामलों में लेके वो सुरक्षित है। तो बेसिकली इट इज कलेक्टिव इन नेचर, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहा मैंने? इट इज कलेक्टिव इन नेचर। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 26। और बेसिकली अभी थोड़े दिनों पहले ही, कुछ महीने पहले ही, पिछले साल सबरीमाला का केस था, उसमें आर्टिकल 26 के इंटरप्रिटेशन को लेकर काफी बात की गई। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं क्या पॉइंट्स टू पॉन्डर किया गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन सेक्शन ऑफ हिंदूज अपीयरिंग इन आर्टिकल 25 टू बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो मैंने आपको कहा था सेक्शन ऑफ हिंदूज कहां पे है? 25 में, सॉरी 25 सेक्शन ऑफ हिंदूज, ये रहा क्लासेस ऑफ हिंदूज, आर्टिकल 25 क्लॉज 2 क्लॉज बी। ये आपको दिख गया होगा। तो मैंने आपको बोला भी था कि ये इसका एक क्रिटिसिज्म पॉइंट भी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे कह दिया है कि इट इज अ पॉइंट टू पॉन्डर, राइट। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 27 और 28 पे। आर्टिकल 27 सीधी बात करता है दैट नो पर्सन शैल बी बाउंड टू पे एनी टैक्सेस फॉर एक्सपेंसेस प्रोसीड्स। अगेन ध्यान से, यहां लिखा हुआ है प्रोसीड्स ऑफ विच कैन बी यूज्ड फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अपने धर्म के विस्तार के लिए, अपने धर्म के इंस्टीट्यूशन को स्थापित करने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके प्रमोशन के लिए किसी भी इंसान को कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है फॉर एक्सपेंसेस और प्रोसीड्स, राइट। लेकिन इट इज नॉट अ फी, ये आप ध्यान रखिएगा। इट इज नॉट अ, क्या बोला मैंने? फी। तो प्रोसीड्स हैं, फी नहीं है, इसको आप ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर आपको यहीं पे फंसा सकता है। दिस इज कीपिंग विद द नोशन ऑफ सेक्युलरिज्म विच मीन्स द स्टेट रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। बेसिकली क्या है कि जो सेक्युलर की जो बातें हैं, सेक्युलरिज्म की जो बातें हैं, उसको आर्टिकल 27 और मजबूती प्रदान करता है। इसके बाद आर्टिकल 28 जो है फॉरबिड्स एनी रिलीजियस एजुकेशन बीइंग इम्पार्टेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस wholly maintained by state resources. If it is happens or aided by state, then there will be a liberty of every person not to participate in religious education or devotion. बेसिकली बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ही आसान भाषा में, कि आपके पास जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो 3 तरीके के हैं। सबसे पहला है आपके पास एक तो जो गवर्नमेंट फंडेड है, गवर्नमेंट ओन्ड है, सॉरी, होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, जिसे सिर्फ सरकार ही चला रही है। दूसरा है गवर्नमेंट एडेड है, समझ रहे हैं आप, जिसको सरकार चला नहीं रही है, सरकार ने किसी को दे दिया है, सरकार की फंडिंग है इसमें। और तीसरा है प्राइवेट ओन्ड, ट्रस्ट के तौर पे मान सकते हैं, कोई प्राइवेट एंटिटी इसको चला रही है। तो 3 तरीके के आपके पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। अब हो क्या रहा है कि अगर रिलीजन से रिलेटेड कोई मैटर है तो इसमें 2 चीजें आती हैं कि एक तो रिलीजियस एजुकेशन को इम्पार्ट करना, कोई इंस्ट्रक्शन चल रही है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, धार्मिक कुछ बातें हो रही हैं। दूसरा, लोगों को कहना कि तुम्हारा आना कंपलसरी है इस बात को सुनने के लिए। जैसे सपोज कि भगवत गीता का कथा हो रहा है, लोगों को, सभी को बोला जा रहा है, सभी धर्म के समुदायों को लोगों को बोला जा रहा है कि आपको आना जरूरी है। तो 2 बातें हैं इसमें, फर्स्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और दूसरा कंपेल्ड टू अटेंड द सेशंस, राइट।
गवर्नमेंट ऑन्ड इंस्टीट्यूशंस में क्या होगा, जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑन्ड है उसमें कि किसी भी तरीके का रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस ना तो वो इम्पार्ट किया जाएगा ना ही कंपेल किया जाएगा। क्लियर है आपको? कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट ऑन्ड इंस्टीट्यूशंस में ना तो इम्पार्ट किया जाएगा और ना ही लोगों को कंपेल किया जाएगा कि यू हैव टू अटेंड दिस। जब है ही नहीं तो अटेंड किसे करोगे? दूसरी बात, गवर्नमेंट एडेड में रिलीजियस एजुकेशन आप इम्पार्ट तो कर सकते हो, रिलीजियस क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शंस आप दे तो सकते हो, लेकिन अगेन आप कंपेल नहीं कर सकते किसी को कि भैया तुम्हें ये करना ही करना है। जबकि प्राइवेट में क्या होता है कि प्राइवेट ऑन ट्रस्ट एक तरीके से मान लीजिए, उसमें रिलीजियस एजुकेशन आप इम्पार्ट भी करोगे और आप कंपेल भी कर सकते हो। तो इस केस को आप याद रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। ओके, सो ये था आज का हमारा फंडामेंटल राइट्स, जिसमें हमने बात की ट्रैफिकिंग से लेके फोर्स लेबर से लेके, उसके बाद हमने आर्टिकल 25 देखा, 26 देखा, सबरीमाला केस में क्या मतलब पॉइंट्स टू पॉन्डर हैं वो देखे, उसके बाद आर्टिकल 27 और 28 देखा। जहां जहां मुझे लगता था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हों, चोक पॉइंट्स हो, जहां पे आपको एग्जामिनर चोक करने की कोशिश करेगा, मैंने आपको बिल्कुल बता दिया है। तो अपना सेल्फ डिफेंस आप तैयार रखें। राइट, न्यूज ऑफ द क्लिप, मिशन कर्मयोगी, गवर्नमेंट मैसिव प्लान टू ट्रेन स्किल्स हैव आइडियल सिविल सर्वेंट्स। एक आदर्श सिविल सर्वेंट बनाने की बात की जा रही है, मिशन कर्मयोगी, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा, क्वेश्चन आर आउट, 0 आर कर्टेल्ड इन सेशन अमिड कोविड। बात करेंगे जब पार्लियामेंट्री सिस्टम हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन आर क्या है, 0 आर क्या है, बहुत सारे मोशंस के ऊपर बात करेंगे, सब्स्टिट्यूट मोशंस क्या है, सेंसर मोशंस क्या है, टोकन कट क्या है, सब पे हम बात करेंगे। तो ये कोविड को लेके बोला गया है कि क्वेश्चन आर को हटाओ और 0 आर को भगाओ, ये बात बोल दी गई है। देखेंगे क्या है इस पे, इसका भी एक पूरा पोस्टमार्टम एनालिसिस इसका भी हम करेंगे, आप मेरे साथ ही बने रहिए। नेक्स्ट, fewer lines at first, no cash and alternate seats empty at metro opens its door again। वंडरफुल पीस ऑफ न्यूज, मेट्रो खोल दी गई है दिल्ली के अंदर में 7 तारीख से, 7 से 12 में स्टेजेस में ये प्रोसेस शुरू किया जाएगा। कैसे कैसे करेंगे पूरा बिल्कुल ब्यूटीफुली एक्सप्लेन है इसमें, वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा, काफी फायदेमंद है। इसके बाद चार्ट ऑफ द डे, सुसाइड्स ऑन द राइज, बहुत ही मतलब बुरी हालत, किस तरीके से सुसाइड्स और राइज हो रहे हैं। और सबसे खराब बात यह है कि मैन ज्यादा मर रहे हैं, मोस्टली मैन, आप देख रहे हैं मोस्टली मैन ज्यादा इसमें सुसाइड कर रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं फार्म एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट देखिए, अनएम्प्लॉयड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड को आप देख लीजिए, रिटायर्ड को आप देख लीजिए, मोस्टली लेबरर्स, फार्मर्स, बहुत बुरी हालत है। इकोनॉमी तो बिल्कुल ही बुरे ही स्थिति से, बुरे दौर से गुजर रही है। और इस बीच डेमोग्राफिक डिविडेंड की बातें करना, तो इट्स लाइक अ वेरी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। राइट, आज का क्वेश्चन ऑफ डे सॉल्व करने की इसे कोशिश कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड चूज विच इज नॉट करेक्ट। ध्यान से, जो सही नहीं है वो आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट, स्टेट कैन रेगुलेट द इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटीज विच मे बी एसोसिएटेड विद रिलीजियस स्पेसिस और प्रैक्टिसेस। राइट। दूसरा, restriction can be imposed on right to freedom of religion on grounds or maintenance of public health, order or morality. Third, every religious denomination has the right to establish and maintain institution for religious and charitable purposes. And fourth, funds appropriated by a religious denomination for promoting and maintaining a particular religion are taxable. कौन सा होगा? बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, जल्दी बताओ कौन सा होगा ऑप्शन, फटाफट। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी, बिल्कुल सही है, वो टैक्सेबल नहीं है। यहाँ पे बोला गया है कि दीज आर टैक्सेबल, तो इसको आप समझ सकते हैं। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज टीम आपके लिए पूरी तरीके से मेहनत करती है, जी जान लगाती है। इसके लिए आप आज कमेंट थ्रेड में लिख दें पीटी एजुकेशन जिंदाबाद, राइट, और पीटी एजुकेशन की फैकल्टी जिंदाबाद। तो ये आप कमेंट थ्रेड में जरूर लिखें, मेरे लिए तो इतना आप कर ही दें। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, मिलेंगे अगले एक्साइटिंग सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।